नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और जी न्यूज पर हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में भी कुछ ही महीनों पहले बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड कमबैक किया था देश के एक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, पहाड़ों में, जहां कहा जाता है कि सरकारें रिपीट नहीं होती। उत्तराखंड में सरकार को रिपीट कराया है, लेकिन चैलेंजेस राजनीति में खत्म नहीं होते। तो अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चैलेंज उनके सामने है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, और ये जानते और समझते हुए भी कि आप लगातार दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले आपके होम टर्फ की बात करते हैं, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं। सियासी कंडीशंस कैसे दिख रहे हैं आपको हिमाचल में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक अच्छे प्लेयर को किसी भी टर्फ पर खेलने के लिए आदत होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए ये हिमाचल तो मेरी अपनी कर्म भूमि रही है और यहाँ चुनाव है। मैं बहुत अच्छा वातावरण देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल की जनता आतुर है, और विकास को जिस तरीके से उन्होंने पिछले 8 सालों में देखा है धरती पर उतरते हुए, उसको विशेष करके बहुत ही सराहा गया है। और मोदी जी के प्रति एक बहुत गहरा विश्वास है, लोगों का प्यार है। मोदी जी वहाँ के प्रभारी भी रहे, तो इसलिए हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को, कमल के निशान को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। और जयराम जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम को धरती पर उतारा है और उसको एक गति दी है, उसके प्रति भी लोगों का बहुत रुझान बना है। अगर हम ग्रामीण सड़क की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो केंद्र का आशीर्वाद रहा है और धरती पर उसको जयराम जी ने उतारा है। हिमाचल इज़ द फर्स्ट स्टेट which was first in vaccination in both the doses। तो ये, और हिमाचल का मतलब कहाँ डोडरा कवार, कहाँ छोटा बंगाल, कहाँ मलाना। मलाना जाने का मतलब होता है कि एक दूसरी दुनिया में ही चले जाने का मतलब होता है, और बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, और वहाँ पर वैक्सीन को पहुँचाना और वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुँचाना और वहाँ सारे गाँव को वैक्सीनेट करना, एक बार नहीं 2 बार। दिस नीड्स which I'll say administrative skills, and this needs lot of administrative capacity, robust capacity जो है। तो जयराम जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया है, और एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव में सड़क बन गई है, बहुत फ़र्क आया है, और लोग, अब उनकी बारी है और लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद दें। आपने अभी कहा कि एक अच्छा प्लेयर हर कंडीशन में खेलना जानता है, लेकिन जब वो घर पर खेलता है तो आपके लिए, आप तो खुद एक सीजन कैंपेनर हैं, आपके लिए होम एडवांटेज है या प्रेशर भी है, दबाव भी है? नहीं, देखिए, मैं कभी प्रेशर में काम नहीं करता। उसका मैं एक रीज़न आपको बता देता हूँ कि जब आपकी पर्सनैलिटी में आई फैक्टर बहुत होता है तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रेशर। मैं अपने आप को हमेशा वी में देखता हूँ। हम सब लोग, अब 18 करोड़ की पार्टी है, काहे का प्रेशर? कहीं लगा दें, किसी जगह लगा दें, धरती पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब उतरते हैं कैंपेन में तो जहाँ देखता हूँ तो मुझे तो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखते हैं। तो वो अपने घरों के वोट को भी इकट्ठा करें तो ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रेशर में नहीं, और मैं कई बार लोगों को कहता भी हूँ, अपने साथियों को भी कहता हूँ, दिल से ज़्यादा दिमाग से लड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो हमेशा खुला रखना पड़ता है। तो आप दिमाग को खुला रखने की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने जिस तरह से बयां किया सब कुछ, थोड़ी देर पहले आप अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी के वर्कर्स जो हैं, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उनसे बात हो रही थी, तो राजधानी पटना से लेकर हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर, आपने जो राष्ट्रीय राजनीति तक का लंबा सफ़र तय किया है, और उसमें जो मिथकों को तोड़ने की बात है, आपने शिमला में यूनिवर्सिटी में जो लेफ्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, उस मिथक को ध्वस्त करके रख दिया। कुछ वैसा ही चैलेंज अभी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा चैलेंज तो नहीं है। ये तो जिसको बोलते हैं कि एक सिर्फ रिवाज बदलना है और राज रहना है, इतना ही है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई इस तरीके का प्रेशर नहीं है। चुनाव जब भी आता है तो यू सी देयर इज़ एन एग्जामिनेशन, बट एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन पर ध्यान दे रहे हो या रिजल्ट पर ध्यान दे रहे हो? मैं एग्जामिनेशन पर ध्यान देता हूँ। तो ये जो 10 दिन हैं,
ये 10 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ही हमको सारी बैटिंग करनी है और सारे रन लेने हैं और ये हम करेंगे। तो बैटिंग करनी है, रन लेने और पहाड़ों के बारे में जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि पहाड़ों में सरकारें रिपीट इजीली होती नहीं है, आपने ये किया है उत्तराखंड में, हिमाचल में भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी और लोगों ने मन बना लिया। उत्तराखंड को देखते हुए हौसला भी आया लोगों को और लोगों ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी क्या है। मैं आपसे इस पर कहूँगा आदित्य जी, जब जनता ये तय कर लेती है कि उसका हित किस में है और इसका जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जनता ही अपने हित की चिंता करती है और उसमें उसको साफ दिखता है कि हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस में कोई ताकत नहीं है और कांग्रेस अपनी लड़ाई छोड़ करके कोई और लड़ाई नहीं लड़ती है और भ्रष्टाचार जो होता है उससे तो होता ही है। इसलिए बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है उसके प्रति बहुत लोगों का रुझान मैं देखता हूँ। आपकी टक्कर किससे है हिमाचल प्रदेश में? आपके लिए विरोधी जो है वो कांग्रेस पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश पर भी फोकस की बात कर रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे लड़ाई हमारी, मैंने उत्तराखंड में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी से है और उस समय सब लोगों ने कहा था आप मैं आपकी बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता हूं। यहाँ भी लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी से होगी। पुरानी पार्टी है, उनके पास अपना कैडर आधार भी रहा है और ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक लंबी यात्रा करके हम उनसे आगे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, पर लड़ाई हमारी उनसे ही होगी। अब आपने आप पार्टी की बात की, आप पार्टी ने 350 सीटें लड़ी उत्तर प्रदेश में, 349 पे जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी ने 70 सीट्स पर चुनाव लड़ा उत्तराखंड में, 65 पर जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी ने 39 सीट्स पर लड़ा गोवा में, वहाँ पर 35 पर इनकी जमानत जब्त हुई। और जब मैं गया गोवा तो आम आदमी पार्टी के बैनर ही बैनर, सब जगह देखो बैनर लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से निकला, मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही? बोली 39 पर लड़ेगी या 40 पर लड़ेगी। मैंने कहा अच्छा क्या हाल चाल है? बोला आगे आगे चलो देखो क्या होता है, ज़मीन पर क्या होता है। मैं 2 दिन वहाँ रह करके भी आया। वहाँ उनकी 35 पर जमानत जब्त हुई। यहाँ वो आए पीछे गए पहले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में उनका अध्यक्ष ही चला गया, उनका महामंत्री चला गया, उनके प्रवक्ता ही चले गए, उनका सोशल मीडिया सारे बीजेपी में आकर के ज्वाइन कर गए। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग हैं और पंजाब में भी काफ़ी लोग हैं। दोनों जगह हिमाचल के लोगों ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी के आने का मतलब क्या है, इसलिए उसको जगह ही हिमाचल में नहीं मिली और इसलिए उन्होंने दूर का प्रदेश ढूंढा गुजरात, कि वहाँ तक उनकी शायद करतूतों की एक्टिविटी का एहसास कम हुआ होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग और उत्तराखंड के लोग और पंजाब में और दिल्ली में ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में हैं और प्रैक्टिकली हर एक परिवार का कोई ना कोई दिल्ली में रहता है। तो सबको पता चल गया कि ये तो वो झूठ बोलने वाली पार्टी है और ये हमारे हितों को की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए जमे ही नहीं, वो क्रीज पर टिके ही नहीं। तो उनकी स्थिति तो ये हो गई है। आप अच्छे से क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी और क्रिकेट का मैच इस साक्षात्कार में खेल रहे हैं। नहीं, आपने जब कहा कि होम टर्फ तो फिर क्रीज पर रहना और क्रीज पर रन बनाना ये तो हमारा काम होता ही है और साथ ही साथ सामने वाले को टिकने न देना ये भी हमारा काम है। आपकी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो जिनके बारे में भी आप बात कर रहे थे, जो आपको सांप्रदायिक बताते थे, जो राम मंदिर को लेकर आपसे सवाल पूछते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए, तो आप तो खुश होंगे। नहीं देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्या होता है, मैं एक इलेक्शन के लिए झूठ बोल लूँ, निकल जाता है, लोग भूल जाते हैं। अब वो ज़माना नहीं है। लीडर शुड ऑलवेज वरी अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी एंड अरविंद केजरीवाल जी का क्रेडिबिलिटी लेवल हैज़ गॉन डाउन, इट इज़ 0। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अब पंजाब की भी ले रखी है, यहाँ की भी ले रखी है, मैं सरकारी गाड़ी और उनका व्यवस्था नहीं लूँगा, आपने देखा उनका क्या हाल चाल है, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं,
इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं। मैं ज़ीरो टॉलरेंस रखूँगा करप्शन से। शराब का घोटाला बेशर्मी से कर गए, और शिक्षा के नाम पर जो बोल रहे थे महिमा दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल, और शिक्षा में ही घोटाला कर लिया। घोटाला इस लेवल का किया कि क्लासरूम और बाथरूम दोनों का में इन्वेस्टमेंट का जो टेंडर बना उसमें बराबर की कीमत आकी गई। एक जिसमें जितने में क्लासरूम बनता है उतने में ही वॉशरूम बन रहा है। ये कितना बड़ा घोटाला कर दिया, शिक्षा के बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। बोले मैं पानी माफिया को समाप्त करूंगा, 1000 टैंकर लगा दिए दिल्ली में। मैं ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाऊंगा। आज 20 से 30%, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं जानता हूँ, उतने बसें बाहर हो गई। मैं डिस्कॉम का CAG ऑडिट कराऊंगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, मैं लोकपाल बिल, वो क्या लाल अपना ये रामलीला मैदान है, ऐसे संतों की तरह बैठे हुए थे अनशन पर, जैसे काफ़ी समय बाद कोई देशभक्त ऐसा पैदा हुआ है। लोकपाल बिल के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। मैं राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनने चाहिए है, और पूजा का स्थान पर का विरोध किया। जाके मत्था टेका कि नहीं टेका अयोध्या में? आप वहाँ से उठिए। अब ये गणेश की और इसकी मूर्ति की बात करने लगे हैं। इनको अब नज़र इनकी वोट पर है, नोट पर नहीं है। नोट तो बहाना है, उस पर मोहर लगना तो बहाना है। सच्चाई तो यह है कि ये हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए चले हुए हैं, और ये सोचते हैं कि जनता के समझ में नहीं आ रहा। जनता इनसे ज़्यादा समझदार है, सबके समझ में आता है कि कौन किस लिए काम कर रहा है। तो ये इस तरीके की विषय है, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। तो ये जो उनका प्रस्ताव है, जो सुझाव है, आप इसको खुश हैं आप इससे? नहीं, देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि इसके बारे में सरकार तय करेगी और कैबिनेट तय करेगी, और उनको इसके बारे में क्या विचार रखना है वो तय करेंगे, क्या ट्रेडिशंस रही हैं वो तय करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि केजरीवाल जी का इस समय ये वक्तव्य देना का उद्देश्य गणेश जी की सेवा नहीं है। उनको कोई लगाव भगवान से नहीं है, उनको लगाव वोट से है। ये हमको समझना चाहिए। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को वोट से लगाव है। आपसे अगर मैं समझना चाहूँ, हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी का चेहरा कौन है? आपकी पार्टी का चेहरा CM है कि, और या आपकी पार्टी का चेहरा अब भी नरेंद्र मोदी ही हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप राज्य सरकार की जो कामयाबी थी और जो बड़े कदम और बड़ी कामयाबी अगर मैं कह सकती हूँ उन कदमों को जो अभी आपने गिनाए, तो ये आप इस चुनाव में मैं समझना चाहूँ हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा कौन है? देखिए, सबसे पहली बात अब हमको ध्यान में रखना है कि दुनिया में और देश में सबसे विश्वसनीय चेहरा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और हिमाचल की जनता को भी लगाव उसके साथ है। देशभक्त बॉर्डर भी लगता है हमारा चाइना के साथ। सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो एन इशू। तो हर एक को मोदी जी पर जो विश्वास है, इसलिए हमारे नेता तो मोदी जी हैं और उनका आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, हिमाचल के दैनंदिन काम को करने के लिए मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा जयराम ठाकुर है, और जयराम ठाकुर जी मोदी जी के आशीर्वाद को धरती पर उतारने में, जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 6000 किलोमीटर की सड़क बनी आदित्य जी पिछले 5 साल में, आप समझिए द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ वर्क जो हुआ है। गाँव को सड़क से जोड़ दिया गया है, और तो मोदी जी का पैसा था। गाँव में सड़क बनने का मतलब है, जो आज सड़क एक गाँव में, शहर में, यहाँ प्लेन्स में बनती है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा वहाँ पैसा खर्च होता है। तो ये आशीर्वाद अगर मोदी जी का नहीं होता, उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमको दिया। 90% केंद्र खर्च करता है, 10% स्टेट खर्च करती है। बाकी सब स्टेट्स में 60% सेंटर खर्च करता है, 40% स्टेट खर्च करती है। दिस एक्स्ट्रा एफर्ट हैज़ बीन डन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड दिस एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन द ग्राउंड हैज़ बीन डन बाय जयराम ठाकुर। तो मोदी जी का आशीर्वाद ही, वो हमारे नेता, उनके ही प्रस्थापित में भारतीय जनता पार्टी शीर्षस्थ नेता के नेतृत्व में चल रही है, और जमीन पर उतारने के लिए वहाँ जयराम ठाकुर का नेतृत्व है। लूट की छूट के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट जारी की है, जिसमें उसने मुख्यमंत्री समेत आपके 9 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? चार्जशीट आने के पहले ही उसका जवाब आ गया। आपके ध्यान में आया होगा कि 2 बजे उन्होंने चार्जशीट निकाली, 12 बजे बीजेपी का जवाब आ गया।
उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने चार्जशीट पर कितने बार भाषण दिया, क्या बोला उन्होंने? उनको अपने आप ही विश्वास नहीं है तो दूसरों को क्या बोलेंगे? इट इज़ अ नॉन इशू, इट्स अ नॉन स्टार्टर। क्यों? क्योंकि जनता जानती है, जनता को मालूम है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने मेहनत करके सरकार को चलाया है। तो इसलिए ये दीज आर ऑल इश्यूज विच हैज़ गॉट नो क्रेडिबिलिटी। और हम जवाब तो तब दें जब वो इसके साथ खड़े हों। वो ही नहीं खड़े हो रहे हैं, उनको ही मालूम है। बहुत एक समय में उन्होंने कहा कि मैं नाम लेके आऊँगा, मैं ये लेके आऊँगा, मैं वो लेके आऊँगा। कहाँ है वो नाम? हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या पार्टी के भीतर भी नाराजगी है? कम से कम जिस तरह की खबरें आई हैं, टिकटों को लेकर लड़ाई है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर टिकट की आशा होती है तो आप समझ लीजिए कि वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कांग्रेस में नहीं है। ये बात तो हमको समझना चाहिए। हमारी पार्टी जीवंत पार्टी है। अब परिवार में भी सब लोग एक इकट्ठा होने में टाइम लगता है, तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में डेमोक्रेटिकली सबको साथ लाना ये काम है। इस काम को मैं करता हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ। मैं गया था, महेश्वर सिंह जी को मैंने बात की, उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ऐसे कई जगहों पर हम लोग उसमें सफल हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं। आगे देखिएगा, 5 दिन में सब हो जाएगा ठीक ठाक। आपने कहा कि पार्टी जो है वो फैमिली के साथ है, उनका पलटकर आप पर ये आरोप होता है कि आपकी पार्टी में भी तो 3 ही लोग डिसीजन लेते हैं, उनके यहाँ भी 3 लोग डिसीजन लेते हैं। वो आरोप आप पर भी यही लगाते हैं कि आपके यहाँ भी 3 ही लोग डिसीजन लेते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ डिसीजन का बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप बताइए, कोई फैसला मुझे दिखा दीजिए जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के 12 लोगों के सदस्यों के मोहर के बगैर हुआ हो। कोई फैसला मुझे बता दीजिए जो इलेक्शन कमेटी का 13 मेंबर की कमेटी से और स्टेट की 13 मेंबर की कमेटी के बगैर किसी को टिकट दिया गया हो। कभी ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ दोनों तरफ से रास्ते चलते हैं। नीचे से आइडिया आता है, ऊपर तक जाता है, पसंद आता है तो उसको और फाइन ट्यूनिंग की जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा शख्सियत, फाइन ट्यूनिंग में आपको मालूम ही है कि उनके आइडियाज़ कितने वैरायटी के साथ वो सारी चीज़ों को एक रूप देते हैं और उसके बाद फिर वो अनाउंस करते हैं, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने अध्यक्ष जी को की जानकारी में नहीं लाया होगा या हम नीचे तक चले? ओरिजिनेट उनसे अगर होता है कोई चीज़, और वो होता ही है क्योंकि ही इज़ पॉलिटिकली वेरी शार्प, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स, तो वो कोई ओरिजिनेट होता है तो तुरंत हमें फ़ोन करते हैं। मैं फिर नीचे उसको लोगों के बीच में डालता हूँ, फिर लोगों से उसका रिस्पांस लेता हूँ, फिर लोगों के रिस्पांस को लेकर के फिर हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से चर्चा करता हूँ, सबको बताता हूँ, राजनाथ जी को बताता हूँ कि इन 15 लोगों से मैंने बात की है, इन लोगों का ये मत बन रहा है, आपका क्या कहना है। मैं पूछता हूँ अपने इकबाल सिंह लालपुराई से कि आपका क्या कहना है। मैं पूछता हूँ अपने सर्वानंद सोनोवाल जी से कि आपका इस पर क्या कहना है। मैं पूछता हूँ अन्य अपने साथियों से कि इस पर आपका क्या कहना है। सबकी बातों को लेकर के फिर उसके बाद, और देखिए खूबसूरती देखिए कि पार्टी का मैटर होता है तो वो अनाउंसमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करता है, सरकार का मामला होता है वो प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। इसलिए वी हैव अ वेरी साइंटिफिक सिस्टम। कोई इशू आप उठा करके देख लीजिए, वो नीचे तक जाता है, हर एक चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। और हम जब कोई, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल स्टैंड डिस्कस होकर के डिसाइड हो गया, तो चीफ मिनिस्टर्स को भी अगर उसके बारे में जानकारी देनी होती है तो प्रधानमंत्री जी खुद देते हैं कि दिस हैज़ बीन डिसाइडेड एंड वी हैव टू फॉलो। और मैं अध्यक्ष को बोलता हूँ, प्रदेश अध्यक्षों को मैं बोलता हूँ कि भाई इस मामले में वी हैव डिसाइडेड दिस, सो प्लीज़ सी टू इट दैट देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी। तो ये हमारा काम है। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिकली सारी चीज़ों को तय करके करते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी को, स्ट्रक्चर को स्मूथ चलना है तो सिस्टम्स में चलना पड़ेगा। किस लेवल के लिए किसके साथ कितनी चर्चा होनी। बहुत सी चर्चाएं ऐसी होती हैं जो बूथ लेवल तक जाती हैं, बहुत सी चर्चाएं होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती हैं, बहुत सी चर्चाएं होती हैं जो स्टेट लेवल तक जाती हैं, बहुत सी चर्चा होती है जो सेंट्रल लेवल पे ही तय हो जाता है, डायरेक्शन चला जाता है। भाई इस मामले में देख लीजिएगा, वन शुड नॉट रिमेन एम्बिगुअस, हो जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट था क्योंकि सवाल कई बार उठाया गया है। तो ये जो अभी आपने जवाब दिया और डिटेल में एक्सप्लेन किया, इससे जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उन्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी पार्टी की फंक्शनिंग में मिली हो। आई एम ग्रेटफुल आपने हमको दिया। लेकिन ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ना कांग्रेस पार्टी के, ये कुछ स्टडी नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया था,
अगले साल वहां चुनाव होंगे, आपका ऐसा मानना? देखिए, परिसीमन हो गया है, अब वो वोटर्स लिस्ट बन रही है, अपडेट हो रही होगी। ये इसकी डेट का तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम हमेशा तैयार रहते हैं और हम तैयार हैं। गुलाम नबी साहब किसकी मदद करेंगे, किसकी वोट काटेंगे? बहुत तरह की स्पेक्यूलेशन आपके और उनके बीच अलायंस को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी नजदीकियां रही हैं, एक वार्म रिलेशनशिप दोनों लीडर्स। अभी ऐसा ना उनकी तरफ से कोई बात आई है, ना हम लोगों ने कभी सोचा है इस दृष्टि से। और वो किसके वोट काटेंगे, किसके लिए करेंगे, वो उनके मैनिफेस्टो पर डिपेंड करता है। वो किन बातों के लिए खड़े होंगे, आर्टिकल 370 पर उनका क्या स्टैंड होगा, बाकी सब चीज़ों पर क्या स्टैंड होगा। इट इज़ टू अर्ली टू से। लेकिन हम एक बात हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत होना चाहिए, तो उसको उस तरीके से देखने के बाद पार्टी तय करेगी, उसमें सब लोगों से मिल करके। आपने नए कश्मीर और बदले कश्मीर की बात की। टारगेटेड किलिंग जो हो रही है, जिस पर काफ़ी सियासत भी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में साफ इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, डेटा बताता है, पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंक का खात्मा, सब कुछ है। लेकिन ये जो टारगेटेड किलिंग है, जिसके बाद से हम देख रहे हैं शोपियान, जो पंडित डटे रहे 90s के दौर में, अब वो फैमिलीज वहाँ से जा रही हैं, कितना चैलेंज है? देखिए, जब आप अच्छा काम करते हो, आपने खुद कहा कि कश्मीर बदल गया, मेन स्ट्रीमिंग हो गई, लोगों के ध्यान में आ गया, वो खुद अपने आप को टेररिज्म से दूर रख करके मेन स्ट्रीम में आकर के काम करने जुटे हैं। टेररिस्ट का एनकाउंटर्स भी जिस तरीके से बढ़े और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, अब उनका ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। मैं तो यहाँ पर ये पूछूंगा कि अब पूछिए ना उस कांग्रेस पार्टी से जो बोलती थी कि कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ। अब पूछिए ना, उस समय तो बोलते थे कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो सब लोग बराबर थे। हमेशा उन्होंने सप्रेस किया जब कश्मीर पर अटैक होता रहा, कश्मीरियों पर अटैक होता रहा, यानी हिंदू कश्मीरीज पर अटैक होता रहा, तो वो हमेशा बोलते रहे। हाँ, यह वो फ्रस्ट्रेशन में आए हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, और ये बड़ा टारगेट किलिंग जो है, ये उनका एक नया वेपन बना है। लेकिन होम मिनिस्ट्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ठीक ढंग से काम करेगी और इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, एंड कॉन्फिडेंस विल बी रिपोज्ड। थैंक यू सो मच सर। इतना बिजी स्केड्यूल था, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और जाहिर तौर पर हमारे दर्शक जो हैं उन्हें इस पर बहुत क्लैरिटी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे सका, धन्यवाद। धन्यवाद सर।